शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल. So today the topic of our discussion is again continuity of the previous topic, and that is blood vessels. So today we will discuss veins in detail. So let's move on to the next slide and let's start our today's topic. दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है. अब हमने जो ब्लड वेसल्स का थर्ड मेन कंपोनेंट है जिसको हम वेन्स बोलते हैं उसको डिस्कस करना है. वेन्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है और वो हार्ट की तरफ जाता है. ठीक है, और आपको पता है कि हार्ट में जिस चैम्बर में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है और वो हार्ट का जो चैम्बर उसको रिसीव करता है वो आपको पता है कि राइट एट्रियम होता है. ठीक है, अच्छा वो आपको पता है फिर लंग्स की तरफ जाता है और फिर वहाँ फिर जो है वो ऑक्सीजनेशन होती है और ऑक्सीजन जो है वो उसमें शामिल कर दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से ले ली जाती है. ठीक है, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको ऑलरेडी पता है. बेसिकली हमने आज वेन्स को डिस्कस करना है, वेन के काम को डिस्कस करना है, वेन्स की नेचर को डिस्कस करना है, वेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है. सारी की सारी जो है वो बात आज हमने वेन्स रिलेटेड डिस्कस करनी है. अब आपको पता है क्योंकि ये थर्ड कंपोनेंट है, इसका मतलब ये दूसरा जो कंपोनेंट है कैपिलरीज जिसको हमने बोला था वो मिलेंगी और फिर वो हमें एक नया स्ट्रक्चर देंगी, उसको हम वेन्स बोलते हैं. तो बेसिकली जो कैपिलरीज है ना ये ज्वाइन करती हैं और हमें छोटी छोटी वेन्यूल्स देती हैं. वेन्यूल्स बेसिकली वेन्स की छोटी फॉर्म कह सकते हैं हम. तो कैपिलरीज के फॉर्म बाद वेन्यूल्स होती है या वेन्यूल्स का स्ट्रक्चर आता है या कैपिलरीज जो है वो मिल के वेन्यूल्स बनाती है. वेन्यूल्स जो है वो ज्वाइन करके वेन्स बनाती है. ठीक है, तो वेन्यूल्स से बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो वेन्स होती है. अब हम अगर हम वेन्स की बात करें तो ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करना और हार्ट की तरफ लेके जाना. मैंने अभी आपको बताया. अच्छा अगर वेन्स की बात करें ना तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम समझें तो इनका स्ट्रक्चर जो है इनका स्ट्रक्चर आर्टरीज से बड़ा मिलता है, क्योंकि आर्टरीज की अगर हम बात करें मैंने आपको कहा था कि उनमें 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है, वेन्स की अगर हम बात करें इनकी भी 3 लेयर होती है, मतलब कि वेन्स में भी 3 लेयर मौजूद होती हैं. अंदर ल्यूमन होती है और इनके बाद इनकी 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है, हाँ लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन देखें आर्टरीज से तो आपको पता है कि आर्टरीज की जो मिडल लेयर थी ना वो हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके अंदर मस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं. ठीक है, और जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं और हाई जो ब्लड फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकती हैं, उनको मॉनिटर आप कह सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मेनटेन कर सकती हैं. लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स की जो मिडल लेयर है ना वो रिलेटिवली थिन होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, क्योंकि उनमें जो मस्कुलर लेयर होती है ना वेन्स में वो स्लाइटली आप कह सकते हैं थिन होती है. फ्यू उनमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं. तो ये समझ आ गया आपको. कंपैरिजन भी मैंने आपको करा दिया कि हाँ स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलरिटीज हैं आर्टरीज से और कुछ डिफरेंसेस है. सिमिलरिटीज यही है कि 3 लेयर्स इनमें भी है, 3 लेयर्स जो है वो आर्टरीज में भी है. लेकिन आर्टरीज में हमने कहा कि जो मिडल लेयर है उनके अंदर जो मस्कुलर टिश्यूज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को मेंटेन करते हैं. लेकिन अगर हम वेन्स की मिडल लेयर की बात करें तो वो थिन होती है, उनमें जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो थिन होते हैं और अगर हम इनकी बात करें तो इनमें फ्यू इलास्टिक फाइबर्स होते हैं. अच्छा नेक्स्ट जो हमने डिटेल डिस्कस करनी है वो होगी इनकी वॉल्स रिलेटेड. याद करें तो हमने कहा था कि कैपिलरीज में तो कोई वॉल्स नहीं मौजूद, लेकिन कैपिलरीज में प्री कैपिलरी हमने कहा था कि वॉल मौजूद था, जो कि कैपिलरीज से पहले जहाँ से कैपिलरीज ने स्टार्ट होना है उससे पहले जरूर एक वॉल था और उस वॉल का यही काम था कि उन्होंने जो ब्लड की स्पीड है उसको कम करना है, क्योंकि आर्टरीज में तो बहुत तेज़ी से ब्लड मूव करता है. तो एक तो उनकी स्पीड को नॉर्मलाइज करता है, दूसरा हमने कहा कि वो अमाउंट को मेंटेन करता है, जितना ब्लड गुजरना है उतना ही गुजरने देता है. क्योंकि हमने कहा कि साइज में बहुत थिन होती है, ये जस्ट 1 सेल थिन होती थी कैपिलरीज. ये वजह कि जब बहुत प्रेशर से पीछे से ब्लड आएगा तो कैपिलरीज तो फट सकती हैं, क्योंकि आर्टरीज में तो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो स्पीड से मूव करता है तो कैपिलरीज तो फट सकते हैं, जाहिर है. लेकिन वो वॉल जो था वो उसको फटने से और ये सारी की सारी सर्कमस्टांसेस से बचाता था. ठीक है, तो वॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन वेन्स की बात करें तो वेन्स के अंदर वॉल लगा होता है. अब वॉल्व लगा है तो इसका क्या काम है, अब हम समझते हैं इसके काम की तरफ आए. एक तो ये कि ये बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड जो है वो वापस कैपिलरीज में ना चले जाए. जो ब्लड वेन्स में आ गया ना वो बस अब वेन्स में रहे, वापस ना चले जाए कैपिलरीज में. एक तो ये इस चीज़ को मेंटेन करता है. दूसरा ये जो वॉल है ना इनका काम ये है कि इन्होंने दोबारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है, इन्होंने दोबारा जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करना है. क्यों, क्योंकि भाई अब यहाँ से मतलब वेन्स से ब्लड ने दोबारा हार्ट की तरफ जाना है, तो जाहिर है स्पीड से वेन्स में ब्लड मूव करेगा तभी तो वो हार्ट के चैम्बर में जाएगा. ठीक है, तो ये जो वॉल है ये एक तो इनको आप कह सकते हैं स्पीड प्रोवाइड करता है, फिर स्पीड देता है ब्लड फ्लो को. दूसरा ये कि बैक फ्लो ब्लड को
सारी बातें यही हैं कि वेन्स के अंदर कुछ वॉल होते हैं जिनको सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। और इनका काम ये है कि इन्होंने बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना है कि ब्लड जो है वो वापस ना चले जाए, और वो जो है उनकी डायरेक्शन को क्लियर करते हैं कि भाई तुम मेरे पास आ गए हो, तो वेन्स कहते हैं कि अब तुम हार्ट की तरफ ही जाओ, वापस कैपिलरीज में जाने की जरूरत नहीं, तो बैक फ्लो को रोकती है ये जो वॉल्स हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब प्रेशर जो होता है ना, अब हमने डिस्कस करना है बेसिकली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना, तो वेन्स के ना इर्द गिर्द मस्कुलर लेयर्स होती हैं, यहाँ भी वेन के और यहाँ भी वेन के इस साइड पे मस्कुलर लेयर होती है। अब वो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वजह बनेंगे वेन्स की कंट्रैक्शन। जाहिर है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो ब्लड ने जो है वो आगे मूव करना है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि जो वेन्स है ना, वेन्स तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इट सेल्फ नहीं करती, लेकिन हाँ वेन्स को जो इर्द गिर्द मसल्स होते हैं जिन्होंने वेन्स को सराउंड किया होता है वो ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उनके जो कॉन्ट्रैक्शन से ना एक प्रेशर जो है वो जनरेट होगा, और प्रेशर जो है वो ये वजह बनेगा कि वो वेन्स को ना स्क्वीज़ करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो यही है वजह है कि ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि डिफरेंट वेन्स मिलके फिर लार्जर वेन्स बनाती हैं जिनको हम वेना कैवा बोलते हैं। मैं आपको एक ज़रा चीज़ रिवाइज करवा दूं, वो ये कि हमने कहा था कि कैपिलरीज जो है ना, जो सेकंड कंपोनेंट था, कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स बनाती हैं, और जो वेन्यूल्स हैं ये मिलके वेन्स बनाती हैं, और आगे फर्दर क्या करती हैं कि वेन्स मिलके बड़ी वेन बनाती हैं जिनको हम वेना कैवा बोलते हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि वेना कैवा जो है वो दो किस्म की होती है, इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा। ये अगर आप हार्ट के स्ट्रक्चर को याद करें तो आपको पता होगा कि जो सुपीरियर वेना कैवा है ये है सुपीरियर वेना कैवा, और जो नीचे आपको नजर आ रही है ये है इन्फीरियर वेना कैवा। सो बेसिकली ये वेन ही है, और वेन्स का लार्जर वर्जन है, मतलब मोटी वेन्स है। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर हम सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा की बात करें तो इनकी नेचर ये है कि इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करके जो सबसे पहले ऊपर चैम्बर आपको नजर आता है राइट एट्रियम, वहां लेके आना होता है। ऐसे ही था ना। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो सुपीरियर वेना कैवा है और इन्फीरियर वेना कैवा है, इसके पीछे की कहानी कैसे, कहाँ से ये ब्लड को लेती है और कहाँ पहुंचती है। वो तो हमने देख लिया कि राइट एट्रियम में आती है, कहाँ से आता है कैसे आता है वो अब हम देखते हैं। कि अगर हम सुपीरियर वेना कैवा की बात करें तो सुपीरियर वेना कैवा का ये काम होता है कि जो हमारा अपर बॉडी पार्ट होता है ना, जो अपर बॉडी रीजन होता है जिसमें हेड आ जाता है, आर्म्स आ जाती हैं, शोल्डर आ जाता है, चेस्ट आ जाती है, वहाँ की जो वेन्स है ना, वो डिफरेंट जो वेन्स का जाल है ना, वो सारे का सारा जाल कलेक्ट होता है इस वेना कैवा में, और ये ऊपर है तो इसीलिए सुपीरियर वेना कैवा, और ऊपर वाली बॉडी रीजन से जो वेन्स की शक्ल से कलेक्ट होकर इधर आती हैं तो इसको सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं। और इनका काम ये है कि जो ऊपर वाली बॉडी रीजन है उसका सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सुपीरियर वेना कैवा ने राइट एट्रियम में फेंकना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इन्फीरियर वेना कैवा की कि इसका क्या काम है। हमने ये तो कह दिया कि ये लार्जर वेन्स हैं बेसिकली, मतलब कि छोटी छोटी वेन्स मिलके आगे इन्फीरियर वेना कैवा बना रही हैं। हमने कहा था कि छोटी छोटी जो है वो वेन्यूल्स है, छोटी छोटी वेन्यूल्स मिलके वेन्स बनाती है, इसी तरह छोटी छोटी वेन्स मिलके वेना कैवा बनाती है। तो इन्फीरियर वेना कैवा का जो काम है ना, ये होता है कि जो बॉडी की लोअर रीजन है जिनमें एब्डोमेन आ जाता है, लेग्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो जिन वेन्स से आता है उन वेन्स का सारा जो नेटवर्क है ना, वो इस इन्फीरियर वेना कैवा में आके जुड़ जाएगा। तो ये जो बड़ी इन्फीरियर वेना कैवा है ना, ये नीचे वाले लोअर बॉडी रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, इसीलिए हम इसको इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। दूसरा, ये हार्ट के नीचे लगी होती है इसलिए भी हम इसको इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। तो इन दोनों वेना कैवा का काम ये है कि इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना है राइट एट्रियम में। अब आपको पता है कि राइट एट्रियम से ब्लड ने नीचे जाना होता था राइट वेंट्रिकल की तरफ, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना होता था पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको आर्टरीज वाले टॉपिक में भी बताया था कि तमाम की तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ये होता है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, क्योंकि ये सारे के सारा बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही तो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में गया। इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी वो वाहद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ ना, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से फिर ब्लड ने लंग्स में जाना है, वहाँ से ऑक्सीजनेशन होनी है, ऑक्सीजन ने ऐड होना है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड ने लंग्स में जाना है, वहाँ से भी आपको पता है वो फिर और है कि जी वो हमारे नॉस्ट्रल से बाहर आ जाती है गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन
गैस एक्सचेंज हुई लंग्स में, ठीक है। उसके बाद जो पल्मोनरी वेन्स हैं, अब ये वो वाहिद वेन है जिसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है, क्योंकि इन्होंने लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना है और लेने के बाद जो ऊपर लेफ्ट एट्रियम है वहाँ फेंकना है। फिर आपको पता है लेफ्ट एट्रियम से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था, और उस लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब कॉन्टैक्ट करना है तो वो एओर्टा की मदद से जो ब्लड है वो फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है। तो एओर्टा बेसिकली आर्टरीज की आप कह सकते हैं मजमूआ है, ठीक है। तो आर्टरीज से ब्लड गया डिफरेंट बॉडी पार्ट से, वो ज्वाइन हुआ बना कैपिलरीज, कैपिलरीज ने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाया। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा की मदद से दोबारा हार्ट में है। तो मैंने क्या किया, ना सिर्फ आपको ब्लड वेसल्स बता दी, बल्कि मैंने आपके साथ सारे के सारे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दोबारा रिवाइज करवा दिया कि कौन सा ब्लड कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, क्या क्या हार्ट में हो रहा है, जिसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कैसे आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ना भी आई होगी अगर आपको ब्लड वेसल्स की सारी डिटेल अच्छे से समझ, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आपकी आसानी के लिए क्या करना है कि एक और लेक्चर इस पे बनाना है। उसमें मैं क्या करूँगी, मैं कंपैरिजन कर दूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम तीनों कंपोनेंट्स को पढ़े ना तो हमें वक्ती तौर पर समझ आती है, लेकिन हमें उनका कंपेरिजन समझ नहीं आता। तो जब हम कंपेरिजन पढ़ेंगे ना तो ट्रस्ट मी आपको ये टॉपिक लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। तो याद ही करेंगे कि यार ये तो हमें अभी भी याद है, मैम ने हमें इतना अच्छा पढ़ा दिया, खुश होंगे, दुआएं देंगे, ठीक। तो ये जो है वो इंशाल्लाह हम सारे के सारे पॉइंट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे, जिनमें मैं आपको इन सारी की सारी ब्लड वेसल्स का कंपैरिजन डिस्कस करूँगी। तो यहाँ तक हमारी ब्लड वेसल्स की डिटेल तो कंप्लीट हुई, लेकिन आपने मेरे नेक्स्ट टॉपिक तक का इंतजार करना है, क्योंकि उनमें मैं तीनों के तीनों जो ब्लड वेसल्स हैं उनका कंपैरिजन करवा दूँगी आपकी आसानी के लिए कुछ भी। सो आपने करना ये कि अगर आपने कुछ पूछना है अपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, क्योंकि मैं रिप्लाई टाइम पे देती हूँ। उसके बाद आपने फीडबैक मुझे लाजमी देना है, क्योंकि उससे मैं मोटिवेट होती हूँ, और भाई मेरा हक भी बनता है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और लास्ट पे यही कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन नहीं प्रेस करना भूलना, क्योंकि ये आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।